Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing well in your life. आज हम डिस्कस करने वाले हैं IBSA टीयर 2 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि डिस्क्रिप्टिव होना है आपका। और सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है आपके डिस्क्रिप्टिव होने को। और जैसा कि आप सबको पता है कि कल इसका रिजल्ट आया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको क्लियर भी किया होगा। तो आप सभी को कॉन्ग्रेट्स। और इसके आगे जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप क्लियर कर सको इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो IBSA टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके आज हम कुछ सैम्पल पेपर भी करेंगे और इस पूरे जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको पूरी अच्छी तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि उसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन की। ठीक है, डेली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको शुरू शुरू में कैसा भी लगे, बट आप जब 1 मंथ करोगे ना इसको कंसिस्टेंटली, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपनी वोकैब में, अपनी ग्रामर में, अपने सेंटेंस में। ठीक है, तो आपको ये जो ट्रांसलेशन है वो ज़रूर करना है, चाहे आपको कुछ लिखना ना आए, बट थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको आज से ही मतलब कल से ही लग जाना है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद है हमारा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि तब आप अच्छे वर्ड्स लिखोगे। ठीक है, और ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश के लिए ग्रामर को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके वोकैब वगैरह इन सबको याद करना पड़ेगा, थोड़ी फॉर्मल टोन में आना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में एक्यूरेसी कि हमें अपने जो भी सेंटेंसेस हैं, जो भी हम पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे, उस सबको एक्यूरेट करना है, करेक्ट मीनिंग होना चाहिए और कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग और वोकैब को हमें रखना है उसमें। ठीक है, उसके बाद में कि कल्चरल अवेयरनेस, मतलब जो भी हमारे आसपास है उसको लेके हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। कॉमन फ्रेजेस और जो भी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, सो दैट हम उसको अपने पैसेज में जब हम ट्रांसलेट करें तो वो वोकैब हमें हेल्प करें। स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट कि हमें फास्टली और प्रिसाइजली सारी चीज़ें करनी है और टाइम ट्रैकिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि IBSA का पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है कि सिर्फ हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन, मतलब सिर्फ हमें ट्रांसलेशन करना है, जो भी डिस्क्रिप्टिव आपका होगा उसमें आपको सिर्फ ट्रांसलेशन करना है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, या फिर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज हो उसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा। और ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि फाइनल मेरिट में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ओके, अब पेपर स्ट्रक्चर की बात, तो एक पैसेज हिंदी टू इंग्लिश, एक पैसेज इंग्लिश टू हिंदी, या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो वो। इसमें आपको लैंग्वेज कैसी यूज़ करनी है, सिंपल, फॉर्मल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करनी है, फॉर्मल एंड ऑफिशियल। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर देनी है कि भाई जैसे कि हम जैसे फॉर्मली हम क्या बोलते हैं, काइंडली, हम प्लीज़ ना बोल के हम बोलते हैं काइंडली। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं कृपया करके, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और एग्जामिनर क्या चेक करता है, एग्जामिनर चेक करता है करेक्ट मीनिंग, ग्रामर एक्यूरेसी और सेंटेंस का फ्लो, कि सेंटेंस जो है जिस फ्लो में सेंटेंस चल रहा था उसी फ्लो में होना चाहिए, जिस पैसेज में हमारा जो पैसेज हमारा फ्लो जिस तरीके से हो रहा था वही फ्लो हमारा रहना चाहिए। नहीं कि हम अपने पैसेज से डिस्ट्रैक्ट हो गए और हमने अलग वर्ड लिख दिया, पूरा सेंटेंस का फ्लो जो है बिगड़ जाता है। ठीक है, फ्लो का मतलब ये भी है कि हमें टेंसेस को ध्यान में रखना है, कि पता चले ऊपर हमने क्या करा है, हमने मतलब प्रेजेंट टेंस यूज़ कर लिया और फिर एंड में हमने क्या कर दिया कि हमने पास्ट टेंस यूज़ कर लिया, तो वो फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है, फिर है वोकैब सुटेबिलिटी, कि वोकैब जो है वो सुटेबल होनी चाहिए, और स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन का हमें ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना है, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कहाँ कहाँ पर आते हैं। फुल स्टॉप जब लगाते हैं जब हमारा कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है, कॉमा जब लगाते हैं जब हमारा जो सेंटेंस है वो, मतलब जब हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, जब हम बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, और एक्सक्लेमेशन जब कोई भी एक्साइटिंग सी चीज़ होती है, सरप्राइजिंग होती है, या फिर दुखी वाली जैसी चीज़ होती है, जैसे हुर्रे, ये, ओह, अलास। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं।
आगे देखते हैं कि आपको डेली किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको किस किस चीज़ों पे फोकस करना है। हिंदी टू इंग्लिश में मतलब कि आपको हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो आपको क्या आना चाहिए, टेंसेस आने चाहिए। ठीक है, टेंसेस के साथ में आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस मतलब इन, ऑन, जो किसी भी चीज़ का पोजीशन बताता है। जैसे कि द बॉय इज ऑन द टेबल, तो बॉय कहाँ है, ऑन द टेबल है। ठीक है, तो इन, ऑन, आफ्टर, और इन, ऑन, और क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। तो आपको ये सारे यूज़ इन सब के पता होने चाहिए। एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी बहुत ज़्यादा हिंदी टू इंग्लिश करने में। अगर ये जो एरियाज़ हैं आपके अगर वीक हैं तो आपको इनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कैसे होगा, आप ग्रामर पढ़ेंगे, हाँ डेफिनेटली इट विल वर्क, बट इफ़ यू रीड ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि आप द हिंदू का जो न्यूज़पेपर होता है उसको जब आप रीड करोगे तो उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नए लगेंगे, जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आप उससे आपको फॉर्मली लिखना भी आएगा। ठीक है, कि किस तरीके से आप फॉर्मल जो स्पीच है, रिपोर्ट है, राइटिंग किस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको क्या है, ग्रामर का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। आगे है इंग्लिश स्टाइल कैसा प्रेफर करते हैं कि भाई करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक ज़ीरो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और सेंटेंस का जो फ्लो है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब ये है कि इंग्लिश टू हिंदी, अब हमें क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी में जाना है। हिंदी के लिए तो हमें हिंदी की भाषा आनी चाहिए कि उसके जो वर्ड्स हैं और उसके किस तरीके से उसका स्टाइल होता है, राजभाषा स्टाइल की, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फॉर्मल टोन का यूज़ करते हैं, करेक्ट शब्दावली मतलब करेक्ट वोकैब का यूज़ करना है, और नो इंग्लिश वर्ड मिक्सिंग, हमें कोई इंग्लिश वर्ड उसमें मिक्स नहीं करना है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि थैंक यू अगर हमें बोलना है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें नहीं याद आता है तो हम अपने हिंदी में क्या है उसको थैंक यू ही लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो गया ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है। थैंक यू को हिंदी में बोलते हैं धन्यवाद, तो हमें थैंक यू की जगह धन्यवाद लिखना है, ना कि थैंक यू। ओके, इसके बाद में है हिंदी का स्टाइल, प्रेफर स्टाइल कैसा है, औपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सरल, जो समझ में आ सकते हैं। और क्या होना चाहिए कि कोहेरेंट स्टाइल होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब कि जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ में आ सके। उसके बाद में है, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको मस्ट टू हैं, जो आपको करके जाना चाहिए, मस्ट प्रैक्टिस। जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे देखो अगर कोई इजी टॉपिक आता है तो वो सबके लिए इजी है, सब लोग उस पर लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करना इजी होगा। बट अगर कुछ ऐसा टॉपिक आता है जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट आ गई, या फिर कोई स्कीम है और उसके बारे में कोई पैसेज आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होगी, फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ होगी, जिसके लिए आपको क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आपने एक भी बार नहीं लिखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको ट्रांसलेट करना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो हैं ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, मतलब आपको इनको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट से टॉपिक हैं जिनके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है कि आपने इंस्टेंट सोचा और लिख दिया। वोकैब भी इसमें फॉर्मल चाहिए। ठीक है, वोकैब भी थोड़ी सी शानदार जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और बस यही है कि आपको इसीलिए ये सारे टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ, आप ये मस्ट डू हैं, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि है इंटरनल सिक्योरिटी, आईबी का पेपर है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, अब पता चले आपको बाद में लिखना हो, कोई रिपोर्ट लिखनी हो, अब आपको जब उस रिपोर्ट लिखने का फॉर्मल जो तरीका होता है वही नहीं पता, ठीक है, तो आप बाद में कैसे लिखोगे। तो इसीलिए आपको ये ट्रांसलेट करने का पेपर कराया जाएगा। ठीक है, ताकि आप जो इसको क्वालिफाई करेगा मतलब उसको आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड हैं, जो भी उनके जो रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, या फिर उससे जो रिलेटेड ऐसे होते हैं, उनको
अच्छे से उनको प्रैक्टिस करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, एजेंसीज, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सेफ्टी मेजर्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी मुश्किल होंगी और अभी नहीं, थोड़े मतलब थोड़े सा अभी थोड़ा सा इजी से शुरू करते हैं और इजी करने के बाद में 1-2 दिन के बाद आप इन टॉपिक्स को उठा सकते हैं। उसके बाद में है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो जो न्यू स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, जो जो इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो सारी, उससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म वगैरह, उनसे रिलेटेड जो भी आपको कुछ मिल रहा है, ऐसे पैसेज, रिपोर्ट, उन सबको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है पीआईबी, पीआईबी क्या करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती है उनकी रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट मतलब आपको फॉर्मल जो है ये टोन में लिखना है ना, तो अब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनको ट्रांसलेट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट वगैरह को ट्रांसलेट करना आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उसमें वोकैब को यूज़ करना, कि किस तरीके की वोकैब हम यूज़ करते हैं, क्या हमारा ग्रामर का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस वजह से। और है रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की जो स्कीम्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी पैसेज वगैरह हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। फिर है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, जो कि एजुकेशन अवेयरनेस से रिलेटेड है। डिजिटल लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सबको आपको ट्रांसलेट करना है। लॉ, ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, इससे रिलेटेड आपको ट्रांसलेट करना है। मॉडरेट टॉपिक्स हैं जैसे सोशल इश्यूज, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, सोशल वेलफेयर, ठीक है, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, और इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सब जब आप इन सारे टॉपिक्स पे ट्रांसलेट कर लोगे ना, तो आपको ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी कि आप के सामने जो भी कोई भी पैसेज आएगा आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा है ये सारे टॉपिक्स जो है मस्ट डू हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मॉडल ट्रांसलेशंस, मतलब कि हमारे ये क्या है, सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ तरीके के सैम्पल मॉडल ट्रांसलेशंस हैं, सैम्पल पेपर्स हैं जिनको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर्स हैं, मतलब कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। ये बस इसलिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े से मतलब छोटे छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि है हिंदी वाला है, इसको हमें क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश में करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जब भी आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है, अगर देखो आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है लिखना, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको पहले ग्रामर सीखना है। ठीक है, पहले ग्रामर का आइडिया लेने हैं, ग्रामर सीखने हैं कि भाई इतना तो पता हो कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आती है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें अरेंज होती हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो हमारा काम करता है, जिस पे एक्शन लिया, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो एक्शन ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और वर्ब क्या है, जो काम जो एक्शन लिया जा रहा है वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम जो सब्जेक्ट जो है, जो एक्शन ले रहा है, वो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, तो जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन काम को कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी सारी चीज़ें होती हैं, टेंसेस होते हैं, वॉइस होते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पर आपको इम्प्रूवमेंट लेकर आनी पड़ेगी। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर आप सेंटेंसेस अच्छे बना पाएंगे। सेंटेंसेस अच्छे बनाना ही नहीं, सिर्फ उनको और अच्छा बनाना है, वो क्या वहाँ पर अच्छे से यूज़ करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी ये हमारा मॉडल पेपर है, हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले तो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उसको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ठीक है, और उठाए किसने हैं, भारत सरकार ने। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो जब हमने ट्रांसलेट करा है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं लिखा है, हमने लिखा है द क्या है, द है आर्टिकल। आर्टिकल हमने क्यों लगाया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, जितनी भी चीज़ें मतलब जिनका कुछ एक जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं उनको, उनके आगे हम क्या लगाते हैं द, जैसे द गंगास, द हिमालयाज, इसी तरीके से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अब जो भी किया होता है मैंने क्या बताया, पहले सब्जेक्ट ढूंढना उसके बाद में वर्ब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, हैज टेकन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, उसने उठाए हैं, क्या उठाए हैं, अब हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट। हमने हैज टेकन क्यों लगाया है, हैज टेकन इसलिए लगाया है क्योंकि कदम उठाए हैं इसका मतलब वो काम हो चुका है, और जब भी काम हो चुका होता है तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर आया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं, क्या उठाए हैं, सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मैनी स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हम, नहीं, हमने क्या लिखा है सेवरल। सेवरल क्यों लिखा है, क्योंकि सेवरल इज अ फॉर्मल वर्ड, ठीक है, ये फॉर्मल टोन में आता है। अगर हम मैनी लिखते तो वो इनफॉर्मल टोन में आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। अब किस लिए लिए हैं, बाकी जो बचा हम ऑब्जेक्ट के बाद में डाल देंगे। सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, टू स्ट्रेंथन इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्या है, आधुनिक तकनीक के उपयोग से खुफिया तंत्र को सशक्त बनाया गया है। सशक्त देखो क्या है, सशक्त आपको भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ा तो आपको स्ट्रेंथन को या फिर जो मतलब पावर करना किसी को बोलते हैं, रेनफोर्स करना, उसको हम क्या लिखेंगे, सशक्त लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं फॉर्मल जो आपको याद रखने हैं, जो आपको अपने माइंड में रखने हैं कि हमें इस तरीके से ट्रांसलेट करना है। क्या है, तो आधुनिक तकनीक के उपयोग से खुफिया तंत्र को सशक्त बनाया गया है। अब यहाँ पर ये टेंस नहीं है, यहाँ पर आएगा वॉइस, वॉइस है यहाँ पर पैसिव वॉइस, कि खुफिया तंत्र को सशक्त बनाया गया। खुफिया तंत्र खुद नहीं बन गया है, खुफिया तंत्र को बनाया गया है सशक्त। हम क्या लिखेंगे, द इंटेलिजेंस सिस्टम हैज बीन रेनफोर्स्ड, ठीक है। आप पैसिव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हैज के साथ में बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है, तो इसका मतलब है पैसिव टेंस है, पैसिव वॉइस है। तो इंटेलिजेंस सिस्टम को क्या करा है, रेनफोर्स करा है। रेनफोर्स मतलब सशक्त बनाया है, सशक्त बनाया मतलब पावर दिए, उसको पावरफुल बनाया है। किसके थ्रू, आधुनिक तकनीक के उपयोग से, थ्रू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको क्या करा है, रेनफोर्स किया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, कि इससे समय पर सूचना प्राप्त करने में मदद मिली है। अब इससे क्या फायदा हुआ है कि दिस हैज हेल्प्ड, इससे मदद मिली, क्या मदद मिली, इन ऑब्टेनिंग, हम ये भी बोल सकते थे कि हमें सूचना प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, प्राप्त करने को गेट भी बोलते हैं ना। टू दिस हेल्प्ड इन गेटिंग इंफॉर्मेशन, तो हमने गेटिंग की जगह क्या लगाया है, टाइम, ऑब्टेनिंग लगाया है। ऑब्टेनिंग क्यों लगाया, ये फॉर्मल वर्ड में आ जाता है। दिस हैज हेल्प्ड इन ऑब्टेनिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने में मदद मिली है। टाइमली इंफॉर्मेशन, समय पर इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसमें ये मदद मिली है, ठीक है, इससे मदद मिली है। एंड हैज इम्प्रूव्ड, और देश की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। और क्या हुआ है, हैज इम्प्रूव्ड, और इसने इम्प्रूव किया है क्या, कंट्रीज सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कंट्री की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव किया है। आई होप इट इज क्लियर। और ये देखोगे आप बहुत ही इजी था, ठीक है, बट आपको क्या है, थोड़ा सा आपको ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, टेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा टेंस है हमारा, आगे कौन सा मॉडल है, ठीक है। आगे हमारा सैंपल है जिसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, कि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, वाइटल रोल प्ले करती है। वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण,
रोल प्ले करती है। ठीक है, किस में रोल प्ले करती है? इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, पूरे मतलब पूरे देश के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षा, एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा जो है वो किसी भी राष्ट्र, हमने यहाँ पे देश नहीं लिखा है, नेशन का मतलब तो देश भी होता है ना, हमने यहाँ पे देश नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास, समग्र विकास मतलब कि पूरे जो भी पूरा विकास जो होता है, ठीक है, किसी भी देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में भूमिका निभाती है। तो समग्र विकास मतलब पूरे के पूरे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख रहे हैं आप कौन कौन से फॉर्मल वर्ड, समग्र, राष्ट्र, ठीक, भूमिका, ये वर्ड्स क्या हैं, फॉर्मल बनाते हैं आपकी टोन को। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट। अब इससे क्या, अब जो एजुकेशन है वो क्या करती है, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन मतलब कि पूरा जो नेशन है उसका उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में क्या है कि जो एजुकेशन है वो क्या करता है, इंडिविजुअल को सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करता है। इसमें हम क्या लिखते हैं, यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर मतलब कि सेल्फ रिलायंट और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करती है। ठीक है, आगे है हमारा, आगे क्या है, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो फोकस कर रही है किस पर, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इम्प्रूव हो, क्या इम्प्रूव हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक्सेस करना इम्प्रूव हो, मतलब कि हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, हर किसी को अच्छी एजुकेशन मिले, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। तो गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। आप ये देखोगे कि ये जो पैरा है ये भी कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, जो रिपोर्ट आती है उन पे बेस्ड है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जो सरकार क्या कर रही है, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज जो हैं उनमें क्या कर रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को क्या कर रही है, उपलब्धता बढ़ाने में मतलब कि एक्सेस करने में। ठीक है, जो इम्प्रूव कर रही है ना एक्सेस को, ताकि सबको एक्सेस मिले क्वालिटी एजुकेशन का। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, उस पर अपना फोकस कर रही है। ठीक है, समझ में आया, ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना। ठीक है, उपलब्धता बढ़ाना मतलब कि इम्प्रूव करना एक्सेस को, गुणवत्तापूर्ण मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन। इस तरीके से आपको इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल 3। मॉडल 3 में क्या है कि यहाँ पर है हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे भी आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है। ये क्या है, गवर्नमेंट स्कीम पर बेस्ड है। जैसे कि अगर कोई ऐसा आता है कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है और वो रिपोर्ट है, ठीक है, और उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो सरकार है उसने जो योजनाएं शुरू की है ना, उनका जो उद्देश्य है मतलब जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका उद्देश्य, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ग्रामीण गरीबों को, जो रूरल एरियाज में जो पुअर लोग हैं उनको क्या करना है, रोजगार देना है। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट देना है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर देने हैं, ये काम है। सरकार द्वारा जो शुरू की गई योजनाएं हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी ग्रामीण गरीब हैं उन सभी को रोजगार देना है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, द ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट सरकार नहीं है या सरकार का योजनाएं नहीं है, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है उद्देश्य, कि जो उद्देश्य है वो क्या है, रोजगार देना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उद्देश्य की हो रही है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है सब्जेक्ट में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स। ऑब्जेक्टिव किसका, स्कीम्स का, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम्स। स्कीम्स कौन सी, जो कि लॉन्च की हैं, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं। अब हम देखेंगे, अब ये इज क्यों आया है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, इज क्यों आया है, ऑब्जेक्टिव्स की वजह से। ना तो ये स्कीम्स के लिए आया है और ना ही ये गवर्नमेंट के लिए आया है, ये आया है
ऑब्जेक्टिव की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव है किसका, जो स्कीम्स की जो भी देखो जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स, जो स्कीम्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देनी है टू द रूरल पुअर, जो रूरल मतलब कि जो गांव के जो पुअर लोग हैं उनको क्या देना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं इसलिए इज आया है, ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे क्या है, आगे है कि इन योजनाओं से लोगों की आय में वृद्धि हुई है, मतलब कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे क्या हुआ है, लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, और जीवन स्तर जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो क्या हुआ है, वो सुधार हुआ है उसमें। तो हम क्या लिखेंगे, दीज स्कीम्स, इन स्कीम्स ने क्या करा है, हैव इंक्रीज्ड पीपल्स इनकम, पीपल की इनकम को इंक्रीज करा है, एंड इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करा है, ठीक है। ठीक है, बहुत ईजी था। अगर आपको ग्रामर का थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये जो मैं पैसेज करा रही हूँ, सॉरी पैराग्राफ्स करा रही हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, आगे कौन सा है, आगे है सिक्योरिटी बेस्ड, सिक्योरिटी बेस्ड है, जैसे एक हमने पहले भी करा, अभी ये फर्स्ट, अभी ये फोर्थ वाला भी है, इसमें हमें क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे, अब पढ़ते हैं इसको, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। इंटरनल सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब जो आंतरिक सुरक्षा है, आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, जो भी ये, क्योंकि देखो फॉर्मल लैंग्वेज में ही तो हम बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, इज अ मेजर कंसर्न, ये क्या है, बहुत बड़ा कंसर्न है, मतलब कंसर्न मतलब चिंता का विषय है, कंसर्न फॉर द कंट्री। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो क्या है, मेजर कंसर्न है, उस वो मेजर कंसर्न है फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए मेजर कंसर्न क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, इसीलिए हमने इज लगाया है यहाँ पर, मैं आपको इंग्लिश का भी बताती चल रही हूँ। आगे हम हिंदी का देख रहे हैं, हिंदी में क्या, आंतरिक सुरक्षा जो है वो क्या है, देश के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, चिंता का विषय है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज इज एसेंशियल टू डील विद इमर्जिंग थ्रेट्स, मतलब कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब अब हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तालमेल बिठाना, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन हो, मतलब तालमेल किसके बीच में हो, जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, अगर हर एजेंसी अपने अपने काम करने लग जाए कि नहीं तुम जो भी करो, हम हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, तो ऐसे तो और ज़्यादा थ्रेट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि सारी एजेंसीज को तालमेल के साथ में काम करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठे होके तालमेल बिठा के अब साथ में काम करना पड़ेगा, टू डील विद द इमर्जिंग थ्रेट्स, जो भी उभर रहे हैं, जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनके खिलाफ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना कि इमर्जिंग सॉरी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज इज एसेंशियल। तो क्या इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग थ्रेट्स के लिए ना। तो हमने क्या लिखा है, इमर्जिंग थ्रेट को मतलब, इमर्जिंग मतलब उभर रहे हैं, थ्रेट मतलब खतरे, उभरते खतरों से निपटने के लिए क्या जरूरी है, सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। यहाँ पे आप देखो, प्रभावी, ये इफेक्टिव का मीनिंग होता है प्रभावी, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है वैसे तालमेल होता है अगर हम इनफॉर्मल भाषा में बोलेंगे, और फॉर्मली लैंग्वेज में होता है समन्वय, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, उभरते खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच में प्रभावी मतलब इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जरूरी है, जरूरी के लिए हमने क्या यूज करा है, आवश्यक। आगे देखते हैं, पब्लिक अवेयरनेस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी, कि जो पब्लिक अवेयरनेस है मतलब लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए, लोगों की जो अवेयरनेस है वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी। हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे
कि सुरक्षा बनाने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने में जन जागरूकता हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोगों की जागरूकता जो है वो इम्पोर्टेंट, लोगों की जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। पर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मल टोन यूज़ करिए है कि जन जागरूकता मतलब लोगों की पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, लोगों की अवेयरनेस। तो जो सुरक्षा बनाए रखने में जन जागरूकता भी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो अब हमने क्या करें, हमने सारे अपने जो मॉडल थे, जो हमारे सैम्पल पैराग्राफ थे, वो हमने उनको ट्रांसलेट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये आप सबका होमवर्क है, ठीक है। और काफ़ी इजी हैं आप, और इतने छोटे से हैं कि आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको कमेंट बॉक्स में भी मुझे शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आप फॉर्मल लैंग्वेज में और इनको इजी मतलब अच्छी लैंग्वेज में आप इनको लिखने का ट्राई करें। और होप इट इज़ क्लियर। और जो भी सेशन है आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।